नमस्कार। मैं रेणु शर्मा हिंदी से हिंद ट्रस्ट का आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं रेणु शर्मा हिंदी से हिंद आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। ये शानू शर्मा जी देख रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ट्रस्ट पर। और जो भी देख रहे हैं सब आगे शेयर कर दीजिए। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस ट्रस्ट का उद्देश्य लक्ष्य है हिंदी भाषा को जागरूक करना, लोगों तक हिंदी भाषा को पहुंचाना। क्योंकि हमारे देश की भाषा हिंदी है और मातृभाषा भी हिंदी है, राजभाषा भी हिंदी है। तो जो हमारे देश की भाषा है उस पर ही हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए। लेकिन हमारे देशवासी हैं वो सब हिंदी भाषा को अधिकतर पीछे छोड़ते जा रहे हैं और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा देना चाहिए किसी भी भाषा को, ऐसा नहीं कि बढ़ावा नहीं दिया जाए, लेकिन अपनी मातृभाषा, अपनी जन्मभूमि की भाषा, अपने देश की भाषा को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। उसे भी हमें अपने साथ लेकर चलना चाहिए, जो हमारी राज्य भाषा भी है। तो हमेशा हमारे इस ट्रस्ट का लक्ष्य यही रहता है, लोगों तक हिंदी भाषा को पहुंचाना। और जो हिंदी भाषा भारत की मूल भाषा है, तो जो हमारे भारत की मूल भाषा है तो उस पर ही हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उसके महत्व को हमें समझना चाहिए कि हमारी मातृभाषा का महत्व क्या है। और जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, हमारे देश में ही नहीं अन्य विदेशों में भी ये हिंदी भाषा बोली जाती है। तो जब वो लोग इस भाषा को बोल सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं, जबकि वो हमारी तो मातृभाषा है। हम क्यों उसको पीछे छोड़ देते हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए अपने दैनिक जीवन में, दैनिक
जीवन शैली में जो भी हमें कार्य करना है ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा में ही करना चाहिए। और हमें हमेशा हिंदी भाषा के महत्व को समझना चाहिए। और ये भाषा करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाने वाली मातृभाषा है, जिसे हम एक वैज्ञानिक भाषा भी कहते हैं, जो हमारी आधुनिकता का प्रतीक है, जो हमारी आत्मशक्ति को बढ़ाता है, आत्मबल प्रदान करती है। ऐसी है हमारी मातृभाषा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए, हिंदी भाषा के महत्व को समझना चाहिए। यही हमारा इस पृष्ठ का भी लक्ष्य होता है। इसलिए आप सभी लोगों तक हम हिंदी भाषा के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करते हैं और अभी तक हम हिंदी भाषा के बारे में बताते आ रहे हैं। अभी तक हमने हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा का महत्व क्या है, और हिंदी विषय से हिंदी व्याकरण के संबंधित जितने भी शीर्षक थे वो आप सभी लोगों को मैं बताती आई हूँ और आगे भी बताती रहूँगी। ये दीक्षा देख रही हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस पृष्ठ पर। जो भी इस पृष्ठ से जुड़ गए हैं वो आगे शेयर कर दें। और अभी तक हम हिंदी व्याकरण के बारे में ही बताते आए हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा हिंदी साहित्य के बारे में बताया जाए, क्योंकि इस समय हमारा जो समय चल रहा है लॉकडाउन का, सारे स्कूल कॉलेज जितने भी हैं वो सभी बंद हैं और जो बड़े बच्चे लोग हैं, विद्यार्थी हैं, वो सभी घर पर हैं। तो उनके विषय से संबंधित भी मैंने सोचा थोड़ा बताया जाए, ताकि वो लोग भी इस बारे में जानकारी ले सकें। और स्कूल विद्यालय में तो पढ़ाई अभी नहीं हो रही, अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुए हैं, तो कम से कम घर बैठे हमारे इस पृष्ठ को देखेंगे तो कुछ उनको ज्ञान प्राप्त होगा। तो मैंने ये सोचा कि आज से थोड़ा सा मैं हिंदी साहित्य के बारे में बताऊं, और वो ही थोड़ा प्रारंभ करने की कोशिश कर रही हूँ थोड़ा, क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं वो सब अभी इसी समय घर पर हैं, तो थोड़ा इस बात पर ध्यान देंगे कि घर बैठे बैठे क्या करें, तो चलो थोड़ा सा उनको जानकारी मिलेगी। तो यही मैंने आज सोचा कि हिंदी साहित्य के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने रखूं। हिंदी साहित्य क्या है और हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ, हिंदी साहित्य की उत्पत्ति कैसे हुई, और हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। जबकि ये हमारा जो हिंदी साहित्य का विषय जो भी है, ये हमारे 9th कक्षा से आरंभ होता है, और अभी तक मैं जो हिंदी व्याकरण पढ़ाती आ रही थी वो सब 8th तक था। 8th या आगे भी उसको व्याकरण तो हमारी हिंदी कभी भी सभी के लिए होती है, लेकिन जो हिंदी साहित्य है वो छोटे बच्चों के लिए थोड़ा नहीं था 8th तक के लिए, लेकिन 9 से ये इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ हो जाता है। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा ये पढ़ाने की कोशिश की जाए, हिंदी साहित्य के बारे में थोड़ी सभी लोगों को जानकारी दी जाए कि हमारा हिंदी साहित्य क्या है, हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। तो आज मैं आप सभी के सामने हिंदी साहित्य प्रारंभ करी। अभी तक तो मैं हिंदी व्याकरण के बारे में बता रही थी और आगे भी बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सोचा कि जब तक ये जो चल रहा है हमारा लॉकडाउन, तो सभी लोग घर में हैं, तो थोड़ा हिंदी साहित्य के विषय में बताया जाए, और आगे मैं आपको हिंदी व्याकरण के बारे में भी बताऊंगी। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। जो भी बड़े बच्चे देख रहे हों तो कॉपी पेंसिल पेन वगैरह भी लेकर बैठ सकते हैं, क्योंकि कुछ जानकारी ऐसी होती हैं जो हमें उसमें नोट कर लेना चाहिए, ताकि वो हमेशा याद रहे। ध्यान से सुनना एक अलग बात होती है, कुछ मुख्य बात होती है जिसे हमें नोट करनी चाहिए। तो आज हम बताएंगे आप सभी लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास। ये हमारा जो हिंदी साहित्य है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ,
किन लोगों ने इसका आरंभ किया, ये सारी बातें। और जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास का जो लेखन की परंपरा है वो बहुत प्राचीन है, आज की नहीं है, बहुत प्राचीन है। हजारों वर्ष पूर्व से प्रारंभ हो गया था लिखना, लेकिन ज़्यादा पुराना तो हम इतिहास नहीं जान पाते हैं, लेकिन जो हमारे नज़र में है थोड़ा, वो आप सभी लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूँगी। तो आज हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। हिंदी साहित्य का इतिहास का आरंभ 1929 में हुआ था, यानी कि 1929 में। ये हुआ था नगर प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर पत्रिका के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको प्रकाशित किया था। ये था हमारा 1929 में। ये हमारी जो हिंदी साहित्य गद्य के कवि हैं उन लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनका तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये एक आलोचककार भी हैं और आलोचककार के नाम से भी जाने जाते हैं। दूसरी बात थी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा भी जो इतिहास के ग्रंथ थे वो लिखे गए। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये भी एक ग्रंथ था जो हमारा 1940 वर्ष यानी कि 1940 में लिखा गया था, और एक था हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित था। ये हमारा 1952 में यानी कि 1952 में ये ग्रंथ लिखा था। इसी तरह हमारे हिंदी इतिहास का प्रारंभ किया कुछ कवियों ने और उसको आगे बढ़ाया। और हम सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कर सकते हैं। कुछ कवियों ने अपने अपने मत अनुसार इसका काल विभाजन भी किया है। तो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को हमें 4 भागों में बांटा है, और 4 भागों में हमें देखने के लिए मिलता है। ये पंडित मनीष शर्मा जी भी देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस पृष्ठ पर। हाँ, ये सरोज जी भी देख रही हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस पृष्ठ पर। और ये अमरीश गौर जी भी देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस पृष्ठ पर। तो हमारा जो हिंदी साहित्य है उसको कुछ कवियों ने 4 भागों में उसका विभाजन किया है, कुछ कालों में उसका विभाजन किया है। जो है सबसे पहला है हमारा आदिकाल, दूसरा हमारा था पूर्व मध्यकाल, तीसरा था उत्तर मध्यकाल, और चौथा है हमारा आधुनिक काल, जिसे हम गद्य काल के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास था इसका काल विभाजन कुछ कवियों ने किया, और कुछ कवियों ने अपने अपने मतानुसार उसको अलग अलग नाम भी दिए हैं। तो उसके बारे में भी मैं आप सभी लोगों को आगे बताऊंगी थोड़ा। तो जो लोग भी देख रहे हैं, बड़े लोग भी, बच्चे देख रहे हैं और बड़े लोग देख रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को भी साथ बिठा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें कक्षाओं से नहीं से संबंधित प्रश्न नहीं आते। इससे ये आगे कहीं प्रतियोगिता होती है जिसमें हिंदी विषय चुना जाता है, उससे संबंधित से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, जो विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए भी है तो है ही ज़रूरी, लेकिन बाकी और लोगों के लिए भी ज़रूरी है। तो चाहें तो आप सब लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। पढ़ा तो सभी लोगों ने होता है अपनी कक्षाओं में, लेकिन दिमाग से उतर जाता है। तो थोड़ा ये है कि पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन जो सामने सुनकर थोड़ा जो समझ आता है वो ज़्यादा ठीक रहता है। अभी तो मैं काल विभाजन इस तरह समझा कर ही बता रही हूँ, फिर मैं आपको एक पोस्ट इस पर डाल दूंगी हिंदी से इस पृष्ठ पर, तो आप उसे आराम से देख भी सकते हैं। तो हमने इस तरह कवियों ने हमारे जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया 4 भागों में। आधुनिक काल, आदिकाल पहले, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, और तीसरा उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल।
तो इस तरह 4 भागों में बांटा। अब आती है बात कि आदिकाल को और किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि आदिकाल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो आते हैं, क्योंकि हम केवल एक नाम को जान लेते हैं, लेकिन कभी कभी ये प्रश्न आता है सामने कि आदिकाल को और किन नामों से भी जाना जाता है, या फिर इस काल का नाम किस कवि ने दिया। तो इस तरह घुमा फिरा कर बहुत सारे प्रश्न आते हैं हमारे 10th और इंटर के बोर्ड परीक्षा में भी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में भी, जहाँ पर हिंदी विषय अनिवार्य होता है। वहाँ सभी हमारे हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न होते हैं, हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं, तो उन सभी में ये प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो आप ये ना समझिए कि 9th और इंटर तक के लिए ही ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, ये आपकी जानकारी के लिए, आगे के लिए भी आपके लिए बताई जा रही हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से सुने, और जो बड़े लोग बैठे हैं सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को अपने साथ बिठाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार आदिकालों को और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि आदिकाल को एक वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। वीर गाथा काल यानी कि जिसमें वीरों की कथाओं का वर्णन किया गया है, या वीरों की वीर राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया है, इसलिए इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा गया है। और इस काल का वीर गाथा काल का नाम हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था, क्योंकि इस वीर गाथा काल आदिकाल में बहुत सारी वीरताओं की लड़ाई झगड़े इत्यादि हुआ करते थे एक दूसरे राजाओं में। तो उस समय लड़ाई झगड़े या उनकी वीरताओं का गाथाओं का वर्णन होता था, इसलिए इस काल का नाम वीर गाथा काल हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रखा। और आदिकाल का दूसरा नाम है हमारा चारण काल। आदिकाल को हम चारण काल भी कहते हैं। चारण काल हमारे राम कुमार वर्मा जी ने दिया है इसका नाम, हमारे कवि जो है राम कुमार वर्मा जी ने, और हमारे जॉर्ज ग्रंथ ने भी इसका नाम चारण काल दिया है। इसका दूसरा और नाम है हमारा प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल इसलिए कहा गया क्योंकि आदिकाल में ही हमारे जो हिंदी साहित्य की रचनाओं का आरंभ हुआ था, कवियों ने रचना ही की थी, इसलिए इसे प्रारंभिक काल भी कहते हैं। और प्रारंभिक काल का नाम हमारे मिश्र बंधु ने दिया था, हमारे कवि मिश्र बंधु जी ने इसका नाम प्रारंभिक काल दिया था। तो आप सभी लोग शेयर भी करिए साथ में, ताकि और लोग भी जुड़ सकें साथ में हमारे। फिर है हमारा बीजपन काल। बीजपन काल इसलिए कहा गया, कहते हैं ना जब किसी पौधा उगता है तो सबसे पहले बीज बोया जाता है। तो यहाँ पर भी हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ हुआ था, इसलिए इसका नाम बीजपन काल भी नाम रखा गया। आदिकाल का नाम, जिस आदिकाल को हम बीजपन काल के नाम से भी जानते हैं, और इस काल का नाम हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने रखा, हमारे कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने रखा। इसी का एक और दूसरा नाम है सिंध सामंत काल। आदिकाल का और दूसरा नाम है सिंध सामंत काल। सिंध सामंत काल हमारे राहुल संकृत्यान जी ने, हमारे कवि है राहुल संकृत्यान जी ने इसको नाम दिया सिंध सामंत काल। एक काल और है हमारा वीर काल, जो आदिकाल को हम वीर काल के नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम हमारे कवि विश्व प्रसाद मिश्र जी हैं। उन्होंने इस काल का नाम वीर काल भी रखा। इस प्रकार हमारे जो आदिकाल है वो इन नामों से भी जाना जाता है। तो हमारे जितने भी प्रश्न हैं आते हैं कि आदिकाल को और किन किन नामों से जाना जाता है, ये इस तरह भी प्रश्न आ सकता है। दूसरा है कि आदिकाल मान लीजिए नाम देकर भी कहा जाए कि वीर गाथा काल नाम
किस कवि ने इस काल को नाम दिया, तो ऐसे भी आ सकता है। तो हमें पूरा पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा कि किन नामों से जाना जाता है और इन कालों के नाम किसने दिए। तो इस प्रकार आदिकाल को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जो मैंने आप सभी लोगों को बताया है। पहला है आदिकाल, दीर्घाता काल, चारणा काल, प्रारंभिक काल और बीजबन काल, सिंध, सामंत काल और वीर काल। तो आज हम सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि हिंदी साहित्य का इतिहास कहाँ से आरंभ हुआ, उसका विकास कहाँ से हुआ और हिंदी साहित्य के काल को किन किन भागों में बांटा और किन किन कवियों ने उनके अलग अलग नाम दिए हैं। एक और था, इसका नाम संधि चारणा काल। संधि चारणा काल इसलिए क्योंकि जब आपस में लड़ाइयाँ होती थी तो कहीं ना कहीं आपस में बंधन जुड़ भी जाते थे, यानी कि फैसले हो जाते थे, संधि हो जाती थी। तो इसलिए इस काल का नाम संधि चारणा का नाम भी दिया है, जो हमारे रामकुमार वर्मा जी ने भी दिया था। एक नाम और दिया था ये। तो इस प्रकार हमारे जो आदिकाल के नाम हैं वो अन्य नाम इस प्रकार हैं और अन्य कवियों ने अलग अलग अपने अनुसार उनके नाम अलग अलग दिए हैं। ये ऋतु अमित शर्मा जी भी देख रही हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस पृष्ठ पर। और अब आती है बात कि हमारा जो काल विभाजन है उसका मुख्य आधार क्या था। जो कवियों ने अपने अपने मतानुसार काल का विभाजन किया था, उनका मुख्य आधार था जनता की मूल प्रवृत्ति, यानी कि जनता की मूल प्रवृत्ति को जानना या साहित्य के प्रतिबिंब को देखना। तो ये काल विभाजन इसलिए किया गया था कि जो जनता है उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है। प्रवृत्ति का मतलब होता है विशेषता। तो यहाँ पर जितने भी साहित्य में हमारे जो साहित्य लेखकों ने अपने अपने मत दिए और अपनी अपनी रचनाएं की हैं, तो उन्होंने जनता की मूल प्रवृत्ति को जानने की कोशिश की, उसके आधार पर ही उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। तो हमारा जो मुख्य आधार था काल विभाजन का वो यही था कि जनता की मूल प्रवृत्ति को जानना या साहित्य के प्रतिबिंब को देखना। अब आती है हमारी कि आदिकाल के ग्रंथों का प्रारंभ कैसे हुआ। जो हमारे आदिकाल के ग्रंथ थे, अभी मैं आप सभी लोगों को थोड़ा आदिकाल के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि काल विभाजन हमने 4 भागों में कर लिया, लेकिन आदिकाल के अब किन नामों से जाना जाता है, आदिकाल के कवि किस कौन कौन से हैं और इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो पहले मैं आदिकाल को ही लेकर चलूँगी और आदिकाल के बारे में ही बताऊँगी। पहले एक एक काल को लूँगी और उनकी रचनाएं, कौन कौन कवि रहे, कौन कौन सी रचनाएं हुई, तो ये सारी चीज़ हमने आज आदिकाल को ही सुना है। और जब तक हमारा ये आदिकाल पूरा नहीं हो जाता, उसकी जानकारी पूर्ण रूप से नहीं हो जाती, तब तक हम दूसरा काल नहीं लेंगे। पहले आदिकाल के बारे में ही आप सभी लोगों को मैं बताऊंगी। तो आदिकाल के ग्रंथ हैं, उनका प्रारंभ कैसे हुआ, उसको हमने 5 भागों में बांटा। कवियों ने क्या किया, इन ग्रंथों को 5 भागों में विभाजन किया। पहला था हमारा सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य हमारा जो हिंदी साहित्य है, पहले सिद्ध साहित्य में बांटा, जिसमें बौद्ध साहित्य का वर्णन किया गया है। जो बौद्ध लोग हुआ करते थे, उन लोगों कवियों ने मतलब जो बौद्ध की बारे में था, वो सारी बातों को लेकर कवियों ने रचनाएं की हैं। तो इस प्रकार सिद्ध साहित्य का जो ग्रंथ है, उसमें रचनाएं बौद्ध धर्म से लेकर की गई हैं। दूसरा है हमारा राज साहित्य। राज साहित्य में राजस्थानी, यानी कि राजस्थानी ग्रंथ लिखे गए हैं। राजस्थानी भाषा, राजस्थानी इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थानी ग्रंथों की रचना की गई है। इसमें साहित्य राज साहित्य में।
तीसरा हमारा आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य में जैन धर्म से संबंधित जितनी भी रचनाएं की गई, जैन धर्म से संबंधित जितनी भी जानकारी हैं, वो सारे हमारे जैन साहित्य में मिलती हैं। फिर आता है हमारा नाथ साहित्य। नाथ साहित्य, यहाँ पर गोरखनाथ के ग्रंथों की रचना की गई। कहा जाता है कि गोरखनाथ हमारे जो हिंदी के प्रथम गद्य लेखक थे। आप सभी लोगों ने गोरखनाथ के बारे में सुना होगा, और मुझे एक फिल्म याद आती है नगीना, उसमें गोरखनाथ का थोड़ा सा वर्णन किया गया है, तो उसके हिसाब से भी सब लोग समझ गए होंगे। जो गोरखनाथ जी थे, उन्होंने वो हमारे हिंदी गद्य के प्रथम लेखक माने जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर नाथ साहित्य में गोरखनाथ के ग्रंथों का वर्णन देखने को मिलता है। और हमारे गोरखनाथ की जो रचनाएं थी वो गोरखवाणी के नाम से संपादित हुई थी। गोरखनाथ के नाम से उनका पत्रिकाओं का संपादन किया था, और ये हम संपादन था हमारे पीताम्बर दत्त जी थे, उन्होंने इसका संपादन किया था। अब आता है हमारा लौकिक साहित्य। तो हमने जो आदिकाल के ग्रंथों को कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में बांटा था। इनका प्रारंभ 5 रूपों में किया था। सबसे पहला था हमारा सिद्ध साहित्य, दूसरा था रास साहित्य, तीसरा जैन साहित्य, और चौथा था हमारा नाथ साहित्य, और ये 5वां हमारा है लौकिक साहित्य। इसमें क्या था? पूर्व मध्यकाल और मध्य काल के लोगों के कवियों ने इस लौकिक साहित्य में रचनाएं की थी। जो अभी भी लौकिक काल तो चल ही रहा है अभी। इस तरह 84 सिद्धों में मुख्य सिद्ध कवि थे हमारे। कुछ मुख्य कवियों को चुना गया था, जिसमें सबसे पहले थे हमारे सहरप्पा, सबरप्पा, युयप्पा, डोडियप्पा, कडप्पा और कुकुरप्पा, तोथिरप्पा इत्यादि। ये सब हमारे 84 सिद्ध में जो साहित्य था, उनमें ये कुछ सिद्ध कवि थे। सिद्ध साहित्य के कुछ कवि थे जिन्होंने हमारे सिद्ध साहित्य की में रचनाएं की थी। तो इस प्रकार हमारा जो आदिकाल का विभाजन हुआ, किनके नामों से जाना जाता है, उनको कितने भागों में बांटा आदिकाल को भी, ग्रंथों के लिए, रचनाओं के लिए कवियों ने, इस प्रकार। और दूसरी बात एक चीज़ और थी कि मैं आप सभी लोगों को ये बताना भूल गई कि आदिकाल के जो सन हैं वो कहाँ से कितने सन तक रहे। देखो, जो आदिकाल का आरंभ था वो 700 से 1400 ईस्वी तक था, और ये संवत इसका रहा 1050 से लेकर 1375 तक। क्योंकि सन और संवत थोड़ा अलग अलग होते हैं, तो दोनों मैंने बताए हैं आप लोगों का। संवत रहा है 1050 से लेकर 1375 तक, और 714 से ईस्वी तक। दूसरा हमारा है पूर्व मध्य काल, जिसे हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा सन रहा है हमारा 1375 से लेकर 1700 तक, यानी कि 1700। तीसरा हमारा काल रहा है उत्तर मध्य काल, जिसे हम रीति काल के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा रहा 1700 से लेकर 1900 तक, संवत तक। और चौथा हमारा काल रहा आधुनिक काल, जिसे हम गद्य काल के नाम से भी जानते हैं, जो 1900 से लेकर अब तक चल रहा है। और हमारा जो आधुनिक काल है वो भी
पांच भागों में बांटा गया है, वो मैं आप सभी लोगों को आगे बताऊंगी। अभी केवल हम आधुनिक या आदिकाल के को ही पढ़ेंगे। और आदिकाल में कौन कौन से कवि हुए, कौन से कवियों ने रचना की। आदिकाल का जो रचनाएं सबसे पहले प्रथम हमारे अमीर खुसरो और विद्यापति रहे, जिन्होंने हमारे इस आदिकाल में सबसे प्रथम रचनाएं की थी। सबसे पहले जो कवि रहे हमारे अमीर खुसरो, जो खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं। और अमीर खुसरो जी ने हमारे तबले का आविष्कार किया, सितार का आविष्कार किया, और एक मुकरी राग होता है, उसका भी आविष्कार किया। एक मुकरी राग होता है जिसमें प्रश्न भी अपने आप होते हैं, किए जाते हैं, और उत्तर भी अपने आप किए जाते हैं। तो ये मुकरी राग का भी आविष्कार हमारे जो अमीर खुसरो जी रहे, उन्होंने किया था। और ये आदिकाल के खड़ी बोली के मुख्य कवि माने जाते हैं, अमीर खुसरो और विद्यापति। दो कवि हैं जो हमारे खड़ी बोली या खड़ी बोली भाषा के आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो आज मैं आप सभी लोगों को बस केवल इतना ही बताया मैंने कि हिंदी भाषा क्या है। ये तो हम बताते ही हैं कि हिंदी भाषा के महत्व को सभी को समझना चाहिए, सभी को बोलना चाहिए। और हिंदी व्याकरण से संबंधित तो बहुत सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों को बता चुकी हूँ और आगे बताऊंगी। लेकिन अब थोड़ा सा मैंने सोचा कि हिंदी साहित्य का आरंभ किया, थोड़ा हिंदी साहित्य के बारे में भी सभी को बताया जाए कि हिंदी साहित्य क्या होता है। तो आज इसलिए मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ किया है, और हिंदी साहित्य का आरंभ कैसे हुआ, और आदिकाल कितने कालों में बांटा गया हिंदी साहित्य को, और आदिकाल के बारे में, आदिकाल को और किन किन नामों से जानते हैं। और इससे संबंधित कोई भी अगर आप सभी लोगों के मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप मेरे उस प्रश्न पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अभी भी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आराम से, या किसी को और किसी बात की जानकारी अगर चाहिए तो वो भी पूछ सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही बताना चाहूँगी, और आप सभी लोग अगले रविवार ये शाम 6 बजे सब लोग तैयार रहिएगा, और आगे सबको जोड़ के रखिएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा मैं बड़ी कक्षाओं के बारे में बता रही हूँ, और आगे थोड़ा सभी लोग जुड़िए साथ में। आप सब लोग जुड़ेंगे तो शायद इस प्रश्न का कुछ लाभ हो सके, अन्यथा तो आप जानते ही हैं। इन विचारों के साथ मैं यही इसका अंत करती यहीं पर। उम्मीद हमारी वह शक्ति है, उम्मीद हमारी वह शक्ति है जो हमें उस समय भी प्रसन्न बनाए रखती है जब हमें मालूम होता है कि हालात बहुत खराब है। ये बिल्कुल सही बात है। एक उम्मीद ही होती है हमारी, एक आस ही होती है जो हमें हमारे अंदर एक हमको प्रसन्न रखती है। कहते हैं ना कि आज नहीं तो कल होगा, और इस समय हमारे जो हालात चल रहे हैं बहुत बुरे चल रहे हैं। इसी सभी लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। जरूरी काम हो तो ही बाहर जाइए, अन्यथा घर पर ही रहिए आप। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ।